हेलो नमस्कार. डू यू रियली वांट टू हैव कंट्रोल ओवर स्पोकन इंग्लिश? इफ़ यस तो 3-4 मिनट का वीडियो आप अवश्य देखें. क्रिकेट खेलना हो, फुटबॉल हो, शतरंज हो, कार चलाना हो, प्लेन उड़ाना हो, कोई भी कार्य हो, एक नियम के तहत ही होता है. नियम के पालन करके ही उसको किया जा सकता है. उसी प्रकार लैंग्वेज पर भी ये बात लागू होती है. आप हाय हैं हूँ के बदले थाथे थी नहीं लगा सकते हैं. आप इज एम आर के बदले सेल विल नहीं लगा सकते. तो नियम पर चलना ही होता है. इन्हीं नियमों को ग्रामर कहते हैं, व्याकरण कहते हैं. इंग्लिश चाहिए आपको. व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश एक लैंग्वेज है. इंग्लिश दैट विच बिलोंग्स टू इंग्लैंड इज इंग्लिश. इंग्लैंड की सारी चीज़ें इंग्लिश कहलाएगी. इंग्लैंड की लैंग्वेज भी इंग्लिश कहलाएगी. लेकिन ये लैंग्वेज अब इंग्लैंड की ही नहीं रह गई है, दुनिया के कोने कोने में फैल चुकी है. तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है. हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे. व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज इज अ मीडियम थ्रू विच वी एक्सप्रेस अवर फीलिंग्स और थॉट्स और आइडियाज़. भाषा के द्वारा हम अपने विचारों, भावनाओं और एहसासों को प्रकट करते हैं. तो लैंग्वेज 3 तरह के हैं मनुष्य के जीवन में. इशारों में वो बात कर सकता है और लिख के बात कर सकता है और ध्वनि के माध्यम से बोल के बात कर सकता है. सिंबॉलिक, ओरल और रिटन. ग्रामर हम अभी चर्चा किए हैं कि ये नियम ही है. टोटल संविधान कह लीजिए, किसी भी लैंग्वेज का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन कह लीजिए. तो ग्रामर अर्थात किसकी? इंग्लिश की या इंग्लिश लैंग्वेज की ग्रामर. तो हम ये पाते हैं कि पूरा जो इंग्लिश है या इंग्लिश ग्रामर है, इसमें कितने चैप्टर आपको बुक्स में मिलेंगे? बहुत सारे चैप्टर्स. मैं कहता हूँ 3 ही चैप्टर्स टोटल हैं और उन 3 चैप्टर्स पे आपको कंट्रोल करना है. जैसे मकान बनता है मिट्टी, बालू या कंक्रीट से, ईंट और ईंट से दीवार और दीवार प्लस दीवार बराबर मकान, उसी प्रकार लेटर्स और लेटर्स से वर्ड्स और वर्ड्स से सेंटेंस और सेंटेंस प्लस सेंटेंस इज लैंग्वेज, इज भाषा. तो सेंटेंस तक ही पहुंचना आपका लक्ष्य है. भाषा का सबसे छोटा टुकड़ा लेटर्स कहलाता है. इस पर आपको वीडियो आगे जरूर मिलेगा. अभी हम सिलेबस सिर्फ समझा रहे हैं कि कितना ग्रामर हमें चाहिए जिससे हम इंग्लिश को या स्पोकन इंग्लिश को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं. तो लेटर्स भाषा का सबसे छोटा टुकड़ा है. लेटर्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट्स और पार्ट्स ऑफ ए लैंग्वेज. इसका स्वतंत्र आप कह सकते हैं कि अर्थ नहीं है, ये शब्द निर्माण के काम आता है. और लेटर्स की अगर संख्या देखें तो रिटन इंग्लिश में अगर हम गौर करें तो इनकी संख्या 26 है. आप जानते हैं इन 26 में आप पाते हैं कि ध्वनि के हिसाब से ही, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोनाउंसिएशन ही इनके 2 भेद, इनके भी 2 पार्ट्स हैं, वॉवेल और कॉन्सोनेंट. वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट जिसे आप कहते हैं. तो वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट जिसे आपको, वॉवेल की संख्या क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू. इतना तो आप जानते हैं. लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि कुछ स्थिति में डब्ल्यू और वाई भी आते हैं वॉवेल बनकर. और कॉन्सोनेंट की संख्या बाकी के टोटल 21 कॉन्सोनेंट है, जिसमें से डब्ल्यू वाई इंक्लूडिंग है. यानी डब्ल्यू और वाई कहीं कहीं वॉवेल, कहीं कहीं कॉन्सोनेंट का काम करते हैं. जैसे एग्जांपल मैं बता दूं, सीओ डब्ल्यू काउ, यहां पर ओ डब्ल्यू दोनों मिल करके एक ही वॉवेल का काम करते हैं. यानी वॉवेल प्लस वॉवेल भी एक वॉवेल हो सकता है. दीर्घ वॉवेल जिसे बड़ा वाला वॉवेल कह सकते हैं, डिप्थोंग कह सकते हैं. और अगर हम ओरल इंग्लिश की बात करें तो ओरल इंग्लिश में माय डियर, ओरल इंग्लिश क्या होता है? लैंग्वेज 3 प्रकार के हैं. सिंबॉलिक लैंग्वेज का कोई ग्रामर बना नहीं है, आपको उसको एक्सपीरियंस से ही समझना होगा. यानी कोई अगर गूंगा है, बहरा है, तो उसको सांकेतिक रूप में ही बातें करना होगा. तो उस लैंग्वेज को साइड करिए. आप यहां पर बात कर रहे हैं लिखित भाषा या मौखिक ध्वनि वाली भाषा, तो इन दोनों के लिए ग्रामर है निश्चित तौर पर. ओरल इंग्लिश को ही फॉलो करके रिटन इंग्लिश को कंट्रोल किया गया है. तो ओरल इंग्लिश में टोटल जो ध्वनियां है वो 44 है. दुनिया के कुछ हिस्से में जरूर 45 भी मानता है. तो ये 44 जो है, इन 44 में हम पाते हैं कि वॉवेल की संख्या 20 है. ये 20 में 12 है मोनोथोंग्स और 8 है डिप्थोंग्स. और 12 छोटा वाला वॉवेल है, जैसे ई, उ, इस टाइप का है. और डिप्थोंग्स 8 है, जैसे ए, ओई, आई, इस टाइप की साउंड वाले वॉवेल्स हैं. वॉवेल और कॉन्सोनेंट पर आप आगे देख सकते हैं वीडियो 1-2-4 मिनट का. यहाँ पर कॉन्सोनेंट की संख्या 24 है और इस तरह से ये टोटल 44 हो जाते हैं. तो ये ओरल की जानकारी ज्यादा ना भी हो आपको लेटर्स में, सिर्फ अगर रिटन के 26 आप जानते हैं, और ये 26 रोमन स्क्रिप्ट है. इंग्लिश के खुद के अक्षर है भी नहीं, रोमन भाषा से लिए गए हुए अक्षर हैं. और इसमें मैं बताना चाहूंगा कि ओरल इंग्लिश में जो 44 है साउंड्स, ये 44 अक्षर ही हुए. इनके 44 चिन्ह होना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन इन 26 से ही हम 44 को रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि इनमें से कुछ ऐसे अक्षर हैं जो इनके 2-2, 3-3 ध्वनियों को अकेले यूज वो कर लेते हैं. तो इन 26 अक्षर की सहायता से हम 44 जो अक्षर हैं, ध्वनियां हैं इंग्लिश लैंग्वेज स्पोकन में, उनको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं. और 1888 ईस्वी में इन 44
ध्वनियों के लिए भी अक्षर बनाया गया, फोनेटिक अल्फ़ाबेट जिसको हम कहते हैं, फोनेटिक लेटर्स जिसको कहते हैं, और उस फोनेटिक स्क्रिप्ट में 1888 के बाद उसको, लेकिन हालांकि उसको हम लिखने में लेते नहीं है, सिर्फ समझने के लिए काम में लेते हैं। लिखने में वो 26 लेटर्स जो बहुत पहले से चली आ रही है उसको ही लेते हैं। नंबर 2 पे आते हैं, तो हमारे सामने है वर्ड्स। जरा गौर करिए, हम बात क्या कर रहे हैं। हम कह रहे हैं PEN पेन, हम बात करें MIL के मिल्क, हम बात करें IN इन, हम बात कर रहे हैं TO2। ये सब क्या है? ये सब वर्ड्स ही तो हैं, सिंगल वर्ड्स है। लेकिन वहीं पर अगर हम करें इन फ्रंट ऑफ, वहीं पर अगर हम बात करें ए मैन ऑफ लेटर्स, तो ये आप गौर करके देखिए, मैन ऑफ लेटर्स क्या है बाबू? ए मैन ऑफ लेटर्स, चार इसमें शब्द हैं। ये ए भी एक अक्षर नहीं, शब्द बन के आया, आर्टिकल एक शब्द ही होता है। तो ए मैन ऑफ लेटर्स 4 शब्द हैं, लेकिन फिर भी एक सिंगल शब्द का ये काम करता है, क्योंकि ए मैन ऑफ लेटर्स मींस स्कॉलर, विद्वान जिसे हम कहते हैं, विद्वान आदमी जिसे कहते हैं। ये एक नाउन का काम करता है, तो ये नाउन फ्रेज कहलाएगा, यानी कुल मिलाकर के ये इन फ्रंट ऑफ आप देख रहे हैं ना, इन फ्रंट ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाएगा। ये भी एक सिंगल वर्ड है, तो इस तरह से हम पाते हैं वर्ड क्या है, कई बार सिंगल मिलते हैं और कई बार ये ज्वाइंट मिलते हैं। 2-3-4 शब्दों का झुंड होता है जो एक ही शब्द का काम करता है अर्थ के दृष्टिकोण से, उसे हम फ्रेज वाला वर्ड कह सकते हैं। लेकिन जो भी हो है एक ही वर्ड, तो हम पाते हैं कि वर्ड बराबर पार्ट ऑफ स्पीच, ऐसा समझिए आप। जैसे आप पार्ट ऑफ स्पीच कह रहे हैं ना, हमारी स्पीच, हम जो स्पीकिंग करते हैं, जो भी कुछ बोलते हैं, प्रकट करते हैं, वो हमारा स्पीच ही। हमारे स्पीच के जो पाठ पुर्जे हैं, वो हर पार्ट पुर्जा एक वर्ड होता है। पेन भी एक वर्ड भी है, पेन एक पार्ट ऑफ स्पीच भी है, इन फ्रंट ऑफ एक वर्ड भी है और एक पार्ट ऑफ स्पीच भी कहलाएगा। इस तरह से टोटल पार्ट ऑफ स्पीच की संख्या 8 है इंग्लिश में, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 8 ही तरह के, इंग्लिश के सेंटेंसेस में टोटल 8 ही तरह के तत्व आ सकते हैं, 8 ही तरह के पाठ पुर्जे या चीजें आ सकते हैं अर्थ के दृष्टिकोण से। ये सब भाषा का सबसे छोटा टुकड़ा होता है वर्ड, है ना। सबसे छोटा टुकड़ा लेटर होता है, लेकिन लेटर का यूज नहीं, तो वर्ड सबसे छोटा टुकड़ा होता है। और ये 8 जो टोटल है वर्ड्स, ये नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक आप जानते हैं। इस पर एक अलग वीडियो आप देख सकते हैं। याद देखिए, नाउन के नंबर जेंडर केस को आप कंट्रोल कर लीजिए। बाकी प्रोनाउन नाउन के बदले में आने वाला शब्द है, एडजेक्टिव गुण अवगुण बतलाने वाला शब्द है, और वर्ब एक इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर आपको काफी तगड़ी पकड़ बनानी होगी, और एक वीडियो काफी हो सकता है वर्ब को समझने के लिए। और फिर वर्ब के टेंस को समझ लेते हैं आप, तो काम बन जाता है। वॉइस वगैरह बाद में भी समझ सकते हैं। तो इसको समझना है आपको। ये टोटल 8 ही तरह के हैं। और इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस तक ही पहुंचना है आपको, ये ध्यान रखना है, सेंटेंसेस तक ही पहुंचना है। सेंटेंस के द्वारा ही अपनी बात प्रकट करते हैं। आप कितना भी मोटा किताब पलट ले, उल्टा ले, उसमें सेंटेंस प्लस सेंटेंस ही मिलेगा आपको। अखबार में सेंटेंस प्लस सेंटेंस ही, टीवी पर कोई बोल रहा होता है सेंटेंस प्लस सेंटेंस ही बोल रहा होता है। मैं अभी सेंटेंस प्लस सेंटेंस ही बोल रहा हूं, तो सेंटेंस तक ही पहुंचना है आपको। सेंटेंस टोटल मनुष्य के मस्तिष्क में, खोपड़ी में मात्र 4 ही प्रकार के आ सकते हैं, असर्टिव, इंपेरेटिव, इंटरोगेटिव और एक्सक्लामेटरी। इससे बाहर मनुष्य नहीं सोच पाता है। असर्टिव क्या होता है, इस पर एक विशेष वीडियो आप देख सकते हो 2-4 मिनट का। फिलहाल आप सिलेबस समझने के लिए इतना काफी है कि असर्टिव मतलब स्वीकारात्मक वाक्य, जिसको एफर्मेटिव और नेगेटिव के माध्यम से प्रकट कर सकते हैं। वह वाक्य जो किसी कथन को प्रकट करे, किसी विचार को प्रकट करे, किसी घोषणा को प्रकट करे, वही होता है। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस एबी प्लस एमबी प्लस ओएससी। एबी यानी ऑक्सिलरी वर्ब, एमबी बराबर मेन वर्ब। सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। ऑक्सिलरी वर्ब में नोट लगा के इसका नेगेटिव बना सकते हैं। असर्टिव का सूत्र यही होता है, हर टाइम टेंस में यही सूत्र होता है। इंपेरेटिव आदेशात्मक वाक्य, जो किसी आग्रह या आदेश को प्रकट करे। ये इसका 3 ही सूत्र टोटल है, ये पास्ट में इसका प्रयोग नहीं है। वर्ब प्लस ओएससी, डोंट प्लस वर्ब और डू प्लस वर्ब। डू प्लस वर्ब इंफैटिक बनाता है, जोरदार बनाता है। इसका सब्जेक्ट छिपा हुआ रहता है, ये ध्यान रखना होता है। इंटरोगेटिव प्रश्न करने वाला वाक्य, प्रश्न 2 तरह से किए जा सकते हैं। एक इंक्वायरी की जा सकती है, और इंक्वायरी वाले वाक्य, पूछताछ वाला वाक्य ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है। ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, और यही कहानी। और अगर क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन वर्ब प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। ये है एक्सक्लामेटरी है, चौथे प्रकार का वाक्य, जिसमें एक्सक्लेम करते हैं, हर्ष शोक उल्लास प्रकट करते हैं, आशीर्वाद श्राप वरदान प्रकट करते हैं, यानी एक प्रकार से सडन फीलिंग को प्रकट करते हैं एक प्रकार से। तो वाव, व्हाट अ कार, ये वाव देख रहे हैं, ये एक्सक्लामेटरी यानी इंटरजेक्शन है, और इंटरजेक्शन इसमें मिलेंगे आपको, और साइन ऑफ एक्सक्लामेशन भी मिलेंगे। मे यू लीव लॉन्ग, आपकी आयु लंबी हो। इस तरह के वाक्य एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस का 2 टुकड़ा, जैसे शरीर का 2 टुकड़ा होता है, सर और धर, उसी प्रकार हर वाक्य का 2 टुकड़ा होता है। राम इज कटिंग ए ट्री, इसमें राम सब्जेक्ट है और इज कटिंग ए ट्री क्या है, तो प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट में कुछ हो या ना हो, वर्ब जरूर होता है, और इसलिए
आप यहाँ पर देख रहे हैं इज कटिंग वर्ब है और वर्ब का एक फॉर्म है। तो राम सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वो है जिसकी वजह से कोई घटना घटे वाक्य में। सब्जेक्ट वो है जो किसी घटना का जन्मदाता हो, जिसकी वजह से कोई घटना अस्तित्व में आती हो, वाक्य में आती हो, दुनिया में आती हो, भाषा में आती हो। तो राम सब्जेक्ट है जो हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होगा या नाउन इक्विवेलेंट होगा, और इस वाक्य में कुछ हो या ना हो, प्रेडिकेट वाले भाग में वर्ब होगा ही होगा। तो इज कटिंग वर्ब है। तो इस तरह से वाक्य दो टुकड़े हो सकते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, और इन दो टुकड़ों के बिना वाक्य नहीं बन सकता है। अगर हो सकता है कि इंपेरेटिव में ये सब्जेक्ट गायब रहता है, लेकिन रहता जरूर है। और इस तरह से इन 3 चीज़ों पे पकड़ बना लेते हैं आप, तो समझ लीजिए आपको 95% ग्रामर पे आप पकड़ बना चुके हैं। आप इसके अलावा क्या पढ़ना है? इसके अलावा कुछ नहीं। चौथा चैप्टर आप कहेंगे कि ये वाला कॉमा, फुल स्टॉप, पंक्चुएशन मार्क्स वाला चैप्टर क्या होता है? कुछ नहीं, 99% वही है जो आप हिंदी में या अपनी मातृभाषा में पढ़े हैं, वही इंग्लिश में भी यूज होते हैं। तो साइड करिए उसको। आप देखेंगे अक्षर और शब्द के बीच में एक चीज है जिसको हम प्रीफिक्स और सफिक्स कहते हैं। 2-4 मिनट का वीडियो काफी हो सकता है इसके लिए। प्रीफिक्स और सफिक्स जोड़ने और नए शब्द बनाने के काम में आता है। प्रीफिक्स सफिक्स, अगर आप KIND काइंड ले ले एक शब्द काइंड, अगर इसमें आप आगे जोड़ दे LY तो काइंडली हो जाता है, पीछे जोड़ दे अन तो अनकाइंड हो जाता है, आगे जोड़ दे NESS तो काइंडनेस हो जाता है। तो नया शब्द बना सकते हैं, यानी नाउन से आप एडजेक्टिव बना सकते हैं, एडजेक्टिव से एडवर्ब बना सकते हैं। तो ये बड़े काम की चीज हो सकती है। 2-4-5 मिनट का वीडियो काफी हो सकता है। और वर्ड्स और सेंटेंस के, अच्छा प्रीफिक्स सफिक्स जैसे आप गौर करते हैं, UN अन हो गया है ना, DIS डिस हो गया है ना, LY ली हो गया, इस टाइप से है। बहुत सारे ये हो सकते हैं, लेकिन आपको 25, 30, 40 को कंट्रोल में ले ले तो कहानी समाप्त हो जाती है। तो इसका अर्थ होता है, लेकिन इसका स्वतंत्र यूज नहीं है, इसलिए अर्थ के दृष्टिकोण से सबसे छोटा टुकड़ा वर्ड ही होगा, और ये वर्ड और लेटर के बीच का आइटम है, आप देख सकते हैं, लेकिन स्वतंत्र यूज नहीं है। ये शब्द में जुड़ने के लिए आता है, नया शब्द बनाने में। वर्ड और सेंटेंस के बीच में भी एक आइटम है जिसका नाम क्लज है, और क्लज मतलब वाक्य होता है। ये भी वाक्य की तरह ही होता है, इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब होता है वाक्य की ही तरह, लेकिन फिर भी ये वाक्य अकेले में नहीं होता है, किसी बड़े वाक्य का ये हिस्सा होता है। तो इस पर भी 5, 7, 10 मिनट का वीडियो काफ़ी हो सकता है। तो इतना ही ग्रामर आपको पढ़ना है, और इतना ग्रामर काफ़ी हो जाएगा आपको इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश नहीं बल्कि इंग्लिश पे कंट्रोल के लिए। और 5, 7, 10 वीडियोस काफ़ी है इन सारी कहानी को आपके सामने रखने के लिए। और मैं मानता हूँ ये धीरे धीरे आप लेते रहेंगे। फिलहाल आप स्पोकन में प्रवेश के लायक है, क्योंकि स्पोकन की शुरुआत में भी आपको टाइम और टेंस तो बताया ही जाएगा, और वही काफ़ी हो जाएगा। बगैर ग्रामर पढ़े भी उस कोर्स को आप कर सकते हैं। थोड़ा बहुत ग्रामर जो आप पहले से जानते हैं वही काफ़ी हो सकता है। हैव अ नाइस टाइम, चाओ।